नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो आशा करता हूँ आप एकदम सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में मैं आपका सोशियोलॉजी का जो आपका छठा चैप्टर है, जिसका नाम है आपका सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, उसका जो है आपका मैं सबसे अच्छा से अच्छा जो भी आपका पॉइंट जो आपके परीक्षा में आ सकता है और आपके लिए जो हेल्पफुल हो सकती है, तो मैं सब आपके लिए लेके आ चुका हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इससे पहले हम आपके 3 चैप्टर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके 2023-24 जो बोर्ड के बच्चे हैं 12th के, उनके जो आपके आ रहे हैं, तो इससे पहले हम 3 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप जा करके देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम छठा चैप्टर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ, तो उसे आज हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है विविधता। तो विविधता का भी हमें यहाँ पर क्या है मतलब पहले समझना है। तो विविधता शब्द असमानताओं के बजाय अंतरों पर बल देता है। तो विविधता क्या है? विविधता मतलब हम ये समझते हैं कि क्या पता यहाँ पर क्या है असमानता, नहीं, यहाँ पर क्या है अंतर की विविधता क्या है। जैसे कोई क्या है एक वस्तु है मान लीजिए, तो वो वस्तु में क्या है, मान लीजिए कोई चल रहा है और कोई रुका हुआ है, तो उसमें क्या अंतर है कि वो चल रहा है और वो रुक रहा है, ना कि वहाँ पर क्या है समानताओं पर बल दिया जाता है। वहाँ पर जो है इसमें जो है आपका जैसे जातिगत भेदभाव, ये सब चीज़ें रिलेटेड जो आपका देखा नहीं जाता है। जब हम यह कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, अब क्या है भारत का एक महान सांस्कृतिक मतलब यहाँ पर क्या है बहुत सारी संस्कृति जो है भारत में पाई जाती है। तो हमारा यह तात्पर्य होता है कि यहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक समूह या फिर समुदाय निवास करते हैं। ठीक है, भारत में सांस्कृतिक विविधता की झलक देखिए कहाँ कहाँ पर देखते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रदेशों में भाषा, रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, प्रथा, परंपरा, लोकगीत, लोक गाथा, विवाह प्रणाली, जीवन संस्कार, कला, संगीत, नृत्य हो गया। तो इन सब में क्या है बहुत प्रकार की है विविधता पाई जाती है। तो कहीं का जो है राष्ट्र वो जो आपका राजकीय नृत्य को अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पर उसी नृत्य को अलग नाम से जाना जाता है। वहीं मतलब कितने ऐसे खाने के सामान होते हैं जिन्हें किसी राज्य में दूसरे नाम से जाना जाता है, किसी राज्य में दूसरे नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है विविधता पाई जाती है, अंतर पाया जाता है इन सब चीज़ों में। तो यही आपका आशा करता हूँ आप जो विविधता का मतलब एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे। भारतीय राष्ट्र राज्य सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि विश्व में सर्वाधिक विविधतापूर्ण देशों में से एक है। तो भारत क्या है, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर बहुत सारे सामाजिक समूह हो गए, अलग अलग प्रकार के मानसिकता वाले लोग, अलग अलग प्रकार की संस्कृति आपको देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम सब क्या कहते हैं भारत को एक विविधतापूर्ण देश भी कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व भर में दूसरा स्थान है। तो हम ये भी जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से अब ऐसा क्यों है, विविधता का कारण सबसे पहला जनसंख्या है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई है जिसके कारण क्या है संस्कृति जो है बहुत सारे टुकड़ों में बट गई है। तो दूसरे स्थान पर आपका जनसंख्या में भारत है और पहले स्थान पर चीन है। तो आप इसे भी याद कर सकते हो क्योंकि पेपर में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। यहाँ के 1 अरब से ज़्यादा लोग, कुल मिलाकर 1632 भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती है। वो सोच लीजिए भारत में जो है लगभग 1632 भाषाएँ बोली जाती है। 18 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूचियों में संस्थान दिया गया है। लेकिन अब क्या है हम जानते हैं कि टोटल अब 22 भाषाएँ जो है आपका हो गए, यहाँ पर आपका जो है गलत दिया हुआ है। तो 22 भाषाओं को जो टोटल 8वीं अनुसूची में जो है स्थान दे दिया गया है अब, लेकिन यहाँ पर आपका 18 दिया है। तो आप 22 याद करें। 80% से अधिक आबादी हिंदुओं की है। भारत में लगभग 80% से ज़्यादा जो है हिंदू, मतलब हर 100 लोग पर जो है आपका जो है 80 हिंदू जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और लगभग 13.4% आपके मुसलमान हैं, 2.3% ईसाई हैं, 1.9% लगभग 2.5-1% और लगभग आधे प्रतिशत के लगभग जो है यहाँ पर आपको जैन, ये सब धर्म जो है विभिन्न प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। तो संविधान में यह घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिस कारण क्या भारत को एक धर्मनिरपेक्ष मतलब यहाँ पर जो है सभी धर्मों को जो है बराबर का हक दिया गया, इसलिए जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश भी कहा जाता है। क्योंकि शायद ही बहुत कम देश जो है पूरे विश्व में ऐसे हैं जहाँ पर जो है आपको इतने सारे धर्म देखने को मिलते हैं। उसके सांस्कृतिक विविधता से संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद पनपते हैं। एक समुदाय दूसरे समुदाय को नीचा दिखाता है। अब लेकिन क्या है इसके कुछ नुकसान भी है। अब इतने सारे मान लीजिए संस्कृति सबकी अलग होगी, लोग रहन सहन अलग होगा, तो क्या होता है मनमुटाव तो भाई चलेगा ही। तो इसके कारण संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, तो ये सब चीज़ें बढ़ने का क्या बहुत ज़्यादा ही चांस हो जाते हैं। तो किसी चीज़ के हम जानते हैं अगर किसी भी दुनिया में ऐसी चीज़ जिसके फ़ायदे हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी है। जैसे नदियों के जल, सरकारी नौकरी हो गया, अनुदानों के बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो जाते हैं। अब जैसे कि नदी जल हो गया, नदी जल को लेकर के है ना, सरकारी नौकरियों को लेकर के, अनुदान के बंटवारों को, इन सब चीज़ों को लेकर क्या है एक दूसरे के बीच में जो है लड़ाई झड़प जो है आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके कारण क्या है ये सब चीज़ें नुकसान है इसके। तो आप जो ये सब इसके लिख सकते हैं।
रंग भेद, रंग के आधार पर भेदभाव जैसे गोरा या काला, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है आपका अंतर मतलब आपका विविधता में। सामुदायिक पहचान का महत्व अब हम देखेंगे। सामुदायिक पहचान होता है क्या? हमारा समुदाय हमें भाषा, मातृभाषा, सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करता है जिनके माध्यम से हम विश्व को समझते हैं और हमारी स्वयं की पहचान को भी सहारा देता है। तो सामुदायिक पहचान क्या है? समुदाय में जिस कारण से हमारी क्या पहचान बनी हुई है उसी को हम सब क्या कहते हैं? सामुदायिक पहचान। जैसे कि कुछ लोगों की भाषा से पहचान होती है, किसी का रंग से होता है पहचान, किसी का, जैसे कि अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके मतलब मातृभूमि पर जन्म होगा, तो ऑब्वियसली मतलब वहाँ पर जो है उसका पहचान जो है ज़्यादा होगा। तो ये सब चीज़ें क्या, सामुदायिक पहचान मतलब समुदाय में जो है पहचान बनती है। जैसे कि मान लीजिए कोई गांव है, वहाँ पर वो व्यक्ति जन्म लिया हुआ, तो उसको ज़्यादा वहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, ना कि दूसरे लोगों को। सामुदायिक पहचान देखिए अपने जन्म और अपनेपन पर आधारित होता है। सामुदायिक पहचान जो है जन्म और अपनेपन पर आधारित होता है, ना कि किसी उपलब्धि के आधार पर। मतलब ये जो आपका प्रदत्त परिस्थिति में आता है सामुदायिक पहचान, ना कि अर्जित में आता है आपका। तो आप जो है इसको याद कर सकते हैं। हम क्या है, हम भाव के द्योतक हैं, हम क्या बन गए हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आपको देखने को नहीं मिलता है। संभवतः इस आकस्मिक शब्द सहित लगभग अनिवार्य तरीके से संबंधित होने के कारण हम अक्सर अपनी सामुदायिक पहचान से भावनात्मक रूप इतना गहरे जुड़ जाते हैं। सामुदायिक संबंध जैसे कि परिवार, नातेदारी, जाति, निर्जातीयता, भाषा, क्षेत्र, धर्म के बढ़ते हुए परस्पर व्यापक दायरे ही हमारी दुनिया में सार्थक प्रदान करते हैं और हमें पहचान प्रदान करते हैं हम कौन है। अब देखिए यहाँ पर हम कौन का मतलब बताया गया कि हम कौन है। जैसे आपको खुद सवाल पूछेगा हम कौन है, तो आप क्या अपने आप को कैसे जवाब देंगे कि मैं इस जगह से आता हूँ, इस क्षेत्र से आता हूँ, इस धर्म से आता हूँ, ये भाषा बोलता हूँ, इस जाति का हूँ, नातेदारी क्या है, इस फैमिली से आता हूँ। ये सब चीज़ें अगर आप बताते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ भाई आप इस घर से आए हैं या फिर इस जगह से आए हैं, इस जगह से आप जो है बिलोंग करते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ अपने बारे में ये सब चीज़ें बताई देगी। तो यही आपका सामुदायिक पहचान है कि समुदाय में जो है किस प्रकार से पहचान बना सकते हैं। राष्ट्र की व्याख्या करना सरल है पर परिभाषित करना कठिन है। अब ये परीक्षा में आता है कि क्यों ऐसा होता है कि राष्ट्र की व्याख्या करना तो सरल है परंतु परिभाषित करना जो है कठिन है। तो राज्य एक क्षेत्रीय समुदाय है जो प्रभुत्व संपन्न सरकार द्वारा नियमित और बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो। तो राज्य क्या होता है? एक क्षेत्रीय समुदाय है। राज्य क्या है? एक क्षेत्रीय समुदाय है जिसमें क्या है, प्रभुत्व संपन्न सरकार द्वारा नियमित हो और बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो। मतलब कुछ एक कहा जा रहा है कि राज्य क्या है, एक राज्य कैसा होना चाहिए। तो राज्य एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पर संपन्न सरकार हो और वहाँ पर जो है कोई बाहरी, जैसे कोई अमीर व्यक्ति है तो उसका क्या वहाँ पर हस्तक्षेप ना हो, उसकी जो है सारी बातें नहीं मानी जाती है। तो यही आपका क्या है राज्य। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक बड़े स्तर पर समुदाय होता है जो एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा से रहने का प्रयत्न करता है और नैतिक भावनाओं को शक्तिशाली सूत्रों से मानता है। तो मतलब राष्ट्र का क्या है? राष्ट्र का काम क्या है? एक पूरे देश को जो है गढ़ करके रखना बिना किसी भेदभाव के। तो ये सब चीज़ें आप इसमें याद कर सकते हैं। उसके बाद राष्ट्र राज्य क्या होता है? एक विशेष प्रकार का राज्य जिसमें आधुनिक जगत की विशेषता होती है और एक सरकार की एक निश्चित संपूर्ण शक्ति होती है, वहाँ रहने वाले लोग उनके नागरिक कहलाते हैं। तो राष्ट्र राज्य क्या होगा? एक ऐसा जगह जहाँ पर क्या है, राजनीतिक जो भी पार्टी है उनका दबदबा हो वहाँ पर, ना कि किसी बाहरी लोगों का, और वहाँ पर जो है हम सभी नागरिकों को जो है सही से रखा जाए, है ना। लोग उसके नागरिक कहलाते हैं। जो अच्छा राज्य हो जैसे राष्ट्र राज्य है। तो ये सब चीज़ें आप जो है इसमें याद कर सकते हैं। राष्ट्र एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है। राष्ट्र क्या होता है? एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है जिसका वर्णन तो आसान पर परिभाषित करना कठिन। हम ऐसे अनेक विशिष्ट राष्ट्रों का वर्णन कर सकते हैं जिसकी स्थापना साझे धर्म, भाषा, इतिहास, क्षेत्र, सरकार जैसे कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर किया गया है। तो ये सब चीज़ें आप जो है अच्छे से समझ होंगी कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। एक धर्म, भाषा, इतिहास, इन सब चीज़ों से ही तो आप राष्ट्र का निर्माण करते हैं। एक राष्ट्र के बारे में कैसे पता चलता है? उसके धर्म के, उसके भाषा, उसका इतिहास कैसा रहा है, तो हम जान जाते हैं कि हाँ ये राष्ट्र इतना अच्छा रहा होगा। उदाहरण के लिए ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं जिनकी अपनी एक साझा सामान्य भाषा, धर्म, निर्जातीयता आदि नहीं है। अब ऐसे भी राष्ट्र हैं जहाँ पर क्या अपना धर्म नहीं है, भाषा नहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं से इधर उधर से चुराया होता है। दूसरी ओर अनेक भाषाएं, धर्म, निर्जातीयता है जो कई राष्ट्रों में पाई जाती है, और दूसरी ओर कई राष्ट्र ऐसे जहाँ पर अनेक भाषा, अनेक धर्म, अनेक लोग प्रकार के वहाँ पर जो है रहते हैं। तो ये सब चीज़ें आप जो है लिख सकते हैं। लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि यह सभी मिलकर एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए सभी अंग्रेजी भाषी लोग या सभी बौद्ध धर्मावलंबी। तो ये सब चीज़ें क्या है आपको हर जगह देखने को मिलता है। आत्मसात्कीकरणवादी और एकीकरणवादी रणनीतियाँ क्या है? एकल राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने की कोशिश करती हैं, जैसे कि देखिए आत्मसात्कीकरण या फिर एकीकरणवादी। एकीकरणवादी मतलब सबको एक करके, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या एक राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मान लीजिए कोई राष्ट्र में एक हो गए सारे, तो उसका क्या हुआ? पूरे विश्व में जो है पहचान बनेगा कि हाँ भाई यहाँ के लोग जो हैं एक हैं, यहाँ के लोग जो हैं एक साथ रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? संपूर्ण शक्ति को ऐसे मंच में केंद्रित
करना जहाँ प्रभावशाली समूह बहुसंख्यक हो और स्थानीय अल्पसंख्यक समूह की स्वायत्ता को मिटाना। तो संपूर्ण शक्ति को ऐसे मंचों में केंद्रित करना जहाँ प्रभावशाली समूह क्या बहुसंख्यक हो और स्थानीय अल्पसंख्यक समूह की स्वायत्ता को मिटाना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये जो बहुसंख्यक है उनको क्या यहाँ पर प्रभावशाली जो है बनाया गया है, संपूर्ण शक्ति जो है प्राप्त करने की कोशिश यहाँ पर जो है प्रभावशाली बहुसंख्यक लोगों के द्वारा किया गया, और वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर अल्पसंख्यक समूह को जो है बिल्कुल मिटाना चाह रहे हैं। प्रभावशाली समूह की परंपरा पर आधारित एक एकीकृत कानून न्याय व्यवस्था को थोपना, अन्य समूहों द्वारा प्रयुक्त वैकल्पिक व्यवस्थाओं को खत्म कर देना। अब यहाँ पर क्या एकीकरण का मतलब क्या था कि जो है सभी बहुसंख्यक एक हो गए, और अब क्या है जो छोटी जाति हो गई, बहुसंख्यक जो नहीं है मतलब छोटे धर्म के हैं, उन सबको क्या कर दिया गया, यहाँ से एकीकरणवादी जो है ये नीति अपना करके उनको ख़त्म कर दिया गया। तो प्रभावशाली समूह की भाषा को एकमात्र राज्य की राष्ट्रभाषा बना देना। अब प्रभावशाली समूह मतलब जो बहुसंख्यक जो भाषा बोलती होगी उसे क्या बना देना, राष्ट्रभाषा बना देना, और इसके प्रयोग को सभी सार्वजनिक संस्थानों में अनिवार्य कर देना। अब वो ऐसे नियम कानून बना देंगे कि जो छोटे मतलब जो आपके अल्पसंख्यक धर्म वाले हैं उनको भी क्या है वो बोलना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे तो उनको दंड दिया जाएगा। प्रभावशाली समूह की भाषा और संस्कृति को राष्ट्रीय संस्थानों में जैसे राज्य नियंत्रण, जनसंपर्क माध्यम, शैक्षिक संस्थानों में पूर्ण रूप से लागू कर देना। तो ये सब चीज़ें क्या एकीकरणवादी में आप सबका ये सब आ जाएगा कि पूर्ण रूप से जो है एक व्यक्ति, एक समूह, एक जो है जनसंख्या जो वहाँ पर ज़्यादा है उन सब क्या है पूरा वहाँ पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। अल्पसंख्यक समूह और दहेजों से ज़मीन, जंगल, मत्स्य क्षेत्र छीनकर राष्ट्रीय संसाधन घोषित कर देना। मतलब जो भी अल्पसंख्यक है उनसे क्या सब चीज़ छीन लेना और वो सब क्या है सार्वजनिक कर देना, या फिर उन सब चीज़ जो है काम करवा करके जो है उनसे पैसे ले लेते थे। ये सब चीज़ जो है आपका एकीकरण या फिर आत्मसात्कीकरण में आपको देखने को मिलता है। तो यही था आपका जो चैप्टर था छठा, उसका पार्ट 1 वीडियो। आशा करता हूँ आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम जो भी स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले जो नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी प्रकार हम आपको जब पार्ट 2 वीडियो भी प्रोवाइड करवा देंगे जल्द से जल्द। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम सब अपने अगले पार्ट 2 वीडियो में। धन्यवाद।